अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के चौथे हफ्ते में आपका इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, कंटेंट को किंग क्यों कहते हैं कि आपने सुना होगा कि कंटेंट इज़ ए किंग, और इससे आगे बढ़कर भी ये सुना होगा कि कंटेंट इज़ ए किंग मेकर। तो ये तमाम बातें क्यों कही जाती है कंटेंट के बारे में, और कंटेंट की क्या अहमियत है, कंटेंट की कितने किस्में होती हैं, वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम आज की क्लास में जानेंगे। तो क्लास के ख़त्म तक बिल्कुल मौजूद रहें, ज़हनी तौर पर तैयार रहें और पेन और कॉपी अपने साथ रखें। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो अहम बातें हैं उनको नोट करें। तो चलें हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, इवोल्यूशन ऑफ कंटेंट, व्हाट कम्स बिफोर कंटेंट, पर्पस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इन कंटेंट मार्केटिंग। पर्सनल ब्रांडिंग तो हर जगह आएगी, तो इस सिलसिले में हमको देखना है। जी भाई अनस, तो ये चीज़ें हैं। पर्सनल ब्रांडिंग आपको यहाँ पर भी साथ नहीं छोड़ेगा, आपको ख़त्म तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है। इसलिए हमने वेबसाइट भी कही है कि आप अपने नाम पर बनाएं। आपका चाहे बिजनेस जो भी हो, आपका जो भी हो, जहाँ कहीं रहते हो, जो काम करते हो, लेकिन आपकी एक पर्सनल ब्रांड की वेबसाइट भी होनी चाहिए कि लोग पहचाने कि कि असलम डिजिटल असलम है, लोग पहचाने समीर फॉरेक्स समीर है। ये चीज़ें समीर की ब्रांडिंग वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनल ब्रांडिंग पर मेरा एक आर्टिकल भी है, इंशाल्लाह आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा। चलिए पहले चलते हैं व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग पर, कि कंटेंट मार्केटिंग कहते किसे हैं। भाई म्यूट कर लो। देखो भाई, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंटेंट राइटिंग और एक होता है कंटेंट राइटिंग, एक होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग इज पीपल क्रिएटिंग यूजफुल, एंटरटेनिंग और अदरवाइज एंगेजिंग थिंग्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन टू ए कंपनी और ब्रांड। हमने पहली या दूसरी क्लास में CATT फनल देखा था कि कंटेंट, अटेंशन, ट्रस्ट, ट्रांजैक्शन, ये चार बुनियादें होती हैं जिस पर किसी भी ब्रांड, किसी भी बिजनेस की वो टिका हुआ होता है। तो कंटेंट हम क्यों बनाते हैं? लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि कंटेंट मार्केटिंग इज पीपल क्रिएटिंग यूजफुल कंटेंट। पहली चीज क्या होना है कि कंटेंट जो हो वो यूजफुल हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को एंटरटेन करने वाला हो। अगर यूजफुल नहीं है तो लोगों को एंटरटेन करने वाला हो, और अदरवाइज एंगेजिंग थिंग्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन टू ए कंपनी और ब्रांड। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि यूजफुल कंटेंट हम तैयार करते हैं, लोगों को एंटरटेनिंग कंटेंट देते हैं, या लोगों को एंगेज करना, नहीं उसमें मसरूफ रखना। बाज़ वीडियोस होते हैं आप उसको स्किप नहीं कर सकते, तो वो एंगेजिंग कंटेंट होता है। बाज़ जो नावल वगैरह होते हैं ना, जो लोग पढ़ने के आदी हैं, वो खुसूसन जासूसी नावल जो होते हैं, स्पाई बेस्ड स्टोरीज जो होते हैं, वो क्या होता है, लोगों को एंगेज करता है। उससे थोड़ी यूजफुल कुछ है क्या, वो लोगों को एंगेज कर रखता है। तो ऐसे कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग में शामिल होता है। ऐसा कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग में शामिल होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है कि कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों के लिए यूजफुल हो। देखो कंटेंट मार्केटिंग की अलग अलग तारीफ एक्सपर्ट्स ने की है। ये तारीफ, ये डेफिनेशन जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये ज़ैपियर की तरफ से लिखा गया कंटेंट है, डेफिनेशन है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, आप यूजफुल कंटेंट बनाना। ठीक है, कंटेंट कैसा होना है, लोगों के फायदे का होना है, लोगों को उससे नॉलेज मिलना, लोग उससे एंटरटेन होना, या लोग उसमें एंगेज होना। अखबारात से क्या होता है, इल्म, नॉलेज मिलती है, न्यूज़ मिलती है। मैगजीन से क्या होता है, न्यूज़ मिलती है, या उसमें गॉसिपिंग होती है, कुछ एंटरटेनिंग होती है, लोगों को बहलाने कई बातें होती हैं। तो ये जो होती है, ये कंटेंट इसलिए होता है कि हम लोगों की अट्रैक्शन अपनी कंपनी की तरफ या ब्रांड की तरफ कर सकें।
कंटेंट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स, ये देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा गौर से देखना कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स देखो 82% ऑफ मार्केटर्स आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन कंटेंट मार्केटिंग। जितने ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटर्स है उसमें से मोर देन 80% मार्केटर्स जो है एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन कंटेंट मार्केटिंग। अपने कंटेंट की मार्केटिंग में, कंटेंट मार्केटिंग में राइटिंग भी आ गया, लिखने के बाद मार्केट करेंगे ना, तो कंटेंट की मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। आपको मालूम लोग हजारों रुपए देकर आर्टिकल्स लिखाते हैं, हजारों लोग रुपए देकर वीडियोस बनवाने लगाते हैं। और अगर आज एआई को देख लें तो चैट जीपीटी या एआई इंजन्स को जो पे करते हैं उनके लिए आर्टिकल लिखने के लिए। तो ये मार्केटर्स जो है कंटेंट पर जो है खर्चा करते हैं। दूसरा है 60% ऑफ मार्केटर्स रिपोर्ट दैट कंटेंट मार्केटिंग जनरेट्स डिमांड यानी लीड्स इन 7% इंक्रीज सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में, ये अपडेटेड रिपोर्ट है, पुराने स्लाइड नहीं है, कि 67 मार्केटर्स जो है कहते हैं कि रिपोर्ट दैट कंटेंट मार्केटिंग जनरेट्स डिमांड। कंटेंट मार्केटिंग से क्या होता है, उनके प्रोडक्ट में, उनकी सर्विस में, उनके बिजनेस में लोगों का डिमांड पैदा होता है, जिससे उनको लीड मिलती है। लीड मिलने से क्या होता है, सेल होता है। और पिछले साल के मुकाबले में ये साल 7% और इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ। 72% ऑफ मार्केटर्स से दैट कंटेंट मार्केटिंग हेल्प्स टू एजुकेट द ऑडियंस। मोर देन 70% मार्केटर्स क्या कहते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग जो है ये मदद करती है लोगों को, उनका जो प्रोस्पेक्ट है, उनका जो ग्राहक बनने के जिसके चांसेस है, उनका जो है जो क्या कहते हैं ग्राहक बनने के जिनके चांसेस है, जो ऑडियंस होती है उनको ये एजुकेट करते हैं। और एजुकेट के बाद ही खरीदने का फेज आता है। देखो एक फन्नल होता है, ठीक है ना, खीप उर्दू में खीप कहते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए जो लगाते नहीं, खीप लगाते, या तेल की दुकान पे जाएं तो जो है, मैं यहाँ ड्रॉ कर कर बता देता हूँ किसी को समझ में ना आए तो, ठीक है, ऐसी खीप होती है, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है मगर समझ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कुछ डालेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इसको फनल कहते हैं। तो टॉप ऑफ द फनल में जो लोग होते हैं ना, वो एजुकेट होने, इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। ऊपर के फनल में जो होते हैं वो एजुकेशन के लिए आते हैं। और ये मिडिल ऑफ द फनल कहते हैं, मिडिल ऑफ द फनल में जो है कंपैरिजन करने आते हैं। एक जो यूजर होता है या एक खरीदने वाला जो होता है, उसकी जर्नी को जो है बेसिकली 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टॉप ऑफ द फनल, एक मिडिल ऑफ द फनल, एक बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में जो है आपको कुछ खरीदना है, मतलब सोचे कि मैं खरीदूंगा, मिसाल के तौर पर आप सोचे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, तो आप थोड़ा गूगल पर जाकर इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला फेज, आप इंफॉर्मेशन ले लिए। फिर उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लिए तो लाजिम है जो है आप डिजिटल मार्केटर्स की ही वेबसाइट पे पढ़े होंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब आप क्या हो गए और आगे किसी के पास फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे, नहीं कि ई बुक डाउनलोड करने के लिए ये फॉर्म फिलअप करो, तो उन्होंने क्या किया, आपको ऊपर से लेकर नीचे ला लिए, सेकेंड स्टेप पर ला लिए। अब मिडिल ऑफ द फनल में क्या होता है, आप कंपैरिजन करते हैं। सपोज ये फॉरेन एक्सचेंज के जो है हमारे समीर भाई हैं, तो किसी ने जो है ऑनलाइन किया कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, कैसा फॉरेन एक्सचेंज सीखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो करने के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर जो आते हैं, उन्होंने आगे जो बढ़ते हैं फेज में, उसमें जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि बेस्ट फॉरेन एक्सचेंज कंपनी या बेस्ट फॉरेन एक्सचेंज टूल, ठीक है, और वर्सेस लगाकर सर्च करते हैं। अगर 2-3 लोगों के बारे में मालूम हो जाए तो आप फोन खरीदते वक्त करते ना कि जो है कि सैमसंग का A33 लूं या आईफोन 13 लूं, कंपैरिजन करके जो देखते हैं। ये सेकेंड फेज में आ गया, आप मिडिल ऑफ द फनल में हैं, ठीक है। थर्ड फेज में क्या होता है, परचेजिंग का होता है। तो यहां पर से पब्लिक थोड़ी छटकर यहां पर आती है, यहां से छटकर यहां पर आती है, तो यहां पर जो है सेल्स कॉपी लिखी जाती है। बात समझ में आई? चलिए, तो 72% ऑफ मार्केटर्स से दैट कंटेंट मार्केटिंग हेल्प्स टू एजुकेट द ऑडियंस। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स है, आपको कंटेंट मार्केटिंग की अहमियत बताने के लिए कि नहीं भाई ये ऐसी चीज है कि जो है आप ही करना चाह रहे हैं, नहीं पूरी दुनिया कर रही है। 63% से दैट इट हेल्प्स बिल्ड लॉयल्टी विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, यानी
ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। कंटेंट मार्केटिंग से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप जो है मेरे ही कंटेंट को बार बार देखते जाएंगे, आप जिस टॉपिक पर ढूंढ रहे हैं, सपोज आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, आप फेसबुक पर भी मैं ही दिख रहा हूं, इंस्टाग्राम पर भी, ये जो रीमार्केटिंग होती है, रीटारगेटिंग होती है, वो भी जो है कंटेंट मार्केटिंग का एक, एडवर्टाइजिंग में कंटेंट मार्केटिंग का एक हिस्सा है, अगर कंटेंट को कर रहे हो तो। नहीं, आप सर्च किए जो है नील पटेल, जो है मेरे जहन पर वो बंदा नक्श है और मैंने उसका प्रोडक्ट खरीद लिया बिल आखिर। 8 साल के बाद खरीदा होगा, लेकिन मैंने खरीदा है, क्योंकि 8 साल के बाद मुझे मालूम हुआ कि जो है कि उनका वो प्रोडक्ट है जो मेरे लिए हेल्पफुल है। मैंने दूसरों का नहीं खरीद कर नील पटेल का क्यों किया? क्योंकि मैं 8-9 साल से चाहे वर्डप्रेस पर सर्च करूं, चाहे वर्डप्रेस के बारे में ढूंढूं, चाहे ये क्या कहते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ढूंढूं, मुझे जो है टॉप 10 में नील पटेल मिलते थे। उनकी ब्रांड से जो है उनकी लिखने का अंदाज, उनका समझाने का अंदाज मुझे पसंद आ गया था। जब मुझे प्रोडक्ट खरीदना है तो जो है मैं फ्री में जो है उस बंदे से इतना सीखा हूं, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा बहुत फायदेमंद होगा, मैंने खरीद लिया। तो बात समझ में, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जहां देखो नील पटेल, जहां देखो नील पटेल, ब्रांडिंग ऐसी होती है ना। तो 63% से दैट इट हेल्प्स बिल्ड लॉयल्टी विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। जो आपके मौजूदा क्लाइंट्स हैं उनको जब आप कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूं मैं, कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, आप उनको फायदा पहुंचाएंगे, तो लॉयल्टी, ट्रस्ट बढ़ता है। 51% ऑफ द बिजनेसेस दैट इन्वेस्ट इन कंटेंट मार्केटिंग पब्लिश कंटेंट एवरी डे। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, उससे पहले भी कहा था कि खुसूसन पिछली क्लास में कहा था कि डेली आपको कुछ लिखना है, और 0% रिजल्ट है हमारा अफसोस के साथ कि किसी ने डेली नहीं लिखा, डेली के हफ्ते भर में कुछ नहीं लिखा। यहां पर 51% ऑफ द बिजनेसेस दैट इन्वेस्ट इन कंटेंट मार्केटिंग पब्लिश कंटेंट एवरी डे। आपको उन 51% में शामिल होना है तो आपको डेली कम से कम कुछ तो लिखना है। जैसे छोटे रहने से हमको डायरी मेंटेन करने के बारे में कहा जाता है, नहीं बेटा रात में सोते वक्त तो दिन में जो किया है वो लिखो। हजारों बच्चों, लाखों बच्चों में से जो है चंद बच्चे करते हैं, 1%, 2%। हम भी आदत बनाएं कि डेली कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट पर लिखें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है आपकी वेबसाइट पर लिखें। जिन जिन लोगों ने वेबसाइट खरीद ली है, जिन जिन लोगों ने वेबसाइट बना ली है, अगर आप कंटेंट लिखना नहीं शुरू करोगे, अभी मैं आप पर मुसल्लत हूं, अभी मैं पूछता हूं तो थोड़ी शर्मिंदगी होती है, अभी मैं डांटता हूं तो थोड़ी शर्मिंदगी होती है, हमने नहीं लिखा। कोर्स खत्म होने के बाद ये आपके सिर पर मैं मुसल्लत नहीं रहूंगा। तो अगर अभी से आदत डाल लोगे तो 1-1.5-2 महीने में आदत पड़ जाएगी कंटेंट लिखने की, कुछ सीख लोगे, और आज की तारीख और फिर 1-1.5-2 महीने के बाद जो है दुआ ही दोगे, बददुआ नहीं दोगे मुझे। बात समझो, अहम चीज है। अब कंटेंट लिखोगे तो आखिरी में एफिलिएट मार्केटिंग से फायदा उठा सकोगे। और आगे बढ़कर कहूंगा, बाज लोग तो ई कॉमर्स की बनाए हैं, वो सेकेंडरी चीज है। जो प्राइमरी अपनी ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हैं, काम नहीं करेंगे, 1 साल के बाद आप रिन्यूअल क्यों करेंगे वेबसाइट को, से अगर ग्राहक नहीं मिले तो? आपकी वेबसाइट से आपको क्लाइंट ना मिले तो आप आपकी वेबसाइट को रिन्यूअल क्यों करेंगे? जब रिन्यूअल नहीं किए, वेबसाइट डेड हो गई, तो ये इस वक्त वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट करना क्या फायदेमंद रहा? बात समझ में आई? 1% ऑफ मार्केटर्स व्यू कंटेंट एज ए कोर बिजनेस स्ट्रेटजी। नहीं, ये 1 नहीं है, कुछ 91 या 81 है, मुझसे मिस हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 61 कुछ भी है ना, अबव 50 है। Ahref जो है एक बड़ी वेबसाइट है एसईओ की, एसईओ टूल्स ये बेचती है, वहां पर से जो है मैंने इन स्टैटिस्टिक्स को लिया है, यानी मोतबर जरिए से मैंने आपको बातें बताई हैं। ये 1% नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, कुछ मिस हो गया टाइपिंग की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ अहमियत है कंटेंट मार्केटिंग की। और कंटेंट मार्केटिंग के फेज में सबसे पहली चीज़ आती है कंटेंट राइटिंग। आप लिखोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। कंटेंट मार्केटिंग का और एक डेफिनेशन क्या आ गया कि कंटेंट मार्केटिंग इज राइटिंग द यूजफुल, क्रिएटिंग द यूजफुल कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, ठीक है ना। अच्छा कंटेंट बनाना और अलग अलग चैनल से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लिए, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लिए, एडवर्टाइजमेंट्स को इस्तेमाल किए, अलग अलग चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन के, लिखने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। अब देखो, जब तक अब जो भी बात आ रही है कि यूजफुल कंटेंट, आप बोलेंगे मुझे लिखना सही से नहीं आता, मुझे इल्म ही नहीं है। भाई आज की जो क्लास पढ़े हैं उसके ऊपर आपके 5-10
आर्टिकल्स आराम से आ जा सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे कंटेंट पर ही आप टिके हुए ना रहें। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जब आज क्लास हुई है, आप गूगल करें, टॉप 10 ब्लॉग्स को पढ़ें। जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा आप लिख सकेंगे। शुरू में आज की मेहनत कल आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी, और आज कम मेहनत करोगे कल जो है खसारे ही खसारे में रहोगे। चलिए, तो कंटेंट मार्केटिंग की तो बात आ गई थी। कंटेंट राइटिंग क्या है समझ लें, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग पहले आती है। तो कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट, एडिटिंग इट, पब्लिशिंग द कंटेंट। देखो भाई, कंटेंट राइटिंग में 3 चीजें आती हैं। पहली चीज राइटिंग द कंटेंट, पहली वक्त आपने कंटेंट लिख लिया, ठीक है। दूसरा, उसको एडिट करना। देखो, मेरी एक सबसे बड़ी बीमारी जो है मेरे साथ जो चलती है कि मैं कंटेंट तो लिखता था, नहीं आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक की बात कह रहा हूं, मैं कंटेंट लिख देता था, एडिट करना बोले तो जान पे आता था। सीधी सीधी बात, अपने कंटेंट को खुद एडिट करना जान पे आता था। तो आप बड़े कंपनीज वगैरह ज्वाइन करोगे तो कंटेंट राइटर अलग होते हैं, कंटेंट एडिटर्स अलग होते हैं कि आपके कंटेंट को वो एडिट करते हैं। तीसरी चीज आती है पब्लिशिंग कंटेंट। तो आप जब कंटेंट लिखेंगे, नहीं एक फ्लो में इंसान लिखता है, ठीक है, बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाते हैं, बाद गैर जरूरी या कम जरूरी पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, लिखते वक्त इंसान का फ्लो होता है। तो जब लिख लिए उसके बाद गौर और खौज से तवज्जो के साथ अगर आप आपके कंटेंट को पढ़कर उसको एडिट करेंगे तो उसके नोक पलक सुधर जाएंगे। आपको समझ में आएगा ये बात ऐसे नहीं ऐसे लिखना था, भाई इस आर्टिकल में इस बात की जरूरत नहीं है, आप एडिट कर सकोगे। देन थर्ड चीज आती है पब्लिशिंग द कंटेंट। तो कंटेंट राइटिंग में प्रोसेस में 3 चीजें होती है, राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग द कंटेंट। एंड कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड्स ब्लॉग पोस्ट, ई बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट। देखो भाई, कंटेंट राइटिंग ना वर्ड तो राइटिंग है, लेकिन इसमें जो है ब्लॉग पोस्ट आ गई, आपकी वेबसाइट के पोस्ट आ गए, ई बुक्स आ गए। देखो, आप एक टॉपिक पर 10 पोस्ट लिख दिए, उसको आप पीडीएफ की शक्ल में दे दिए थोड़ा एडिट कर कर, तो वो आपकी ई बुक हो गई, और उसी को पब्लिश कर दिए तो आपकी पब्लिश बुक हो गई। आप देखेंगे बड़े बड़े उलमाए किराम, मैं 2-4 के नाम ले लेता हूँ। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनकी कई किताबें, उनके जुम्मे को जो मज़ामीन आते हैं या अलग अलग मौक़ों पर लिखे हुए बातों का मजमुआ है। जैसे हर जुम्मा मुंसिफ में उनका शमे फरोज़ा आता है, उनके पूरे वो मज़ामीन को जमा कर कर जो है कई जिल्दों में किताब बन गई। इसी तरह ऑनलाइन आ जाए, बड़े बड़े मार्केटर से या आपके उस्ताद की मिसाल ले लें। मैंने जो है वर्डप्रेस पर जो है रेगुलर बेसिस पर मैंने कंटेंट लिखा। कंटेंट लिखने के बाद जो है पूरा फ्रॉम दी स्क्रैच ए से लेके जेड तक जितनी बातें वर्डप्रेस में आती हैं बुनियादी तौर पर एक बिगिनर को जो ज़रूरत है, उस पर मैंने कंटेंट लिखा था, और उन पूरों को एक जगह जमा कर कर थोड़ा नोक पलक उसके सुधार कर जो है उसको मैंने पीडीएफ फाइल बना दी, और वो मेरे लिए लीड मैग्नेट का काम करता है। तो ऐसे ही होगा कि आप एक टॉपिक पर 10 पोस्ट लिख दिए, 15 पोस्ट लिख दिए, 5 पोस्ट लिख दिए, उनको मिलाकर आपने एक ई बुक बना दी, और ई बुक आपकी जो है लीड मैग्नेट का काम करेगी। ई बुक बोले तो ऑनलाइन जो बुक होते हैं ना, डाउनलोड कर कर पीडीएफ जो पढ़ सकते हैं वो। तीसरा, वीडियोस। नहीं, कंटेंट राइटिंग बोले तो राइटिंग का वर्ड आने से लोग जो है इस गलत फहमी में होते हैं कि वीडियोस और ऑडियोस जो है कंटेंट मार्केट राइटिंग का हिस्सा नहीं होते। नहीं, आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा कंटेंट जो तैयार होता है वो वीडियोस पे होता है। यूट्यूब के शॉर्ट्स ले लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स ले लें, और स्नैपचैट पर क्या है नहीं मालूम मुझे, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये वीडियोस भी क्या कंटेंट है। तो आप जिस भी बिजनेस में हो, आपको पहले देखना है कि आपके यूजर को सबसे ज़्यादा फायदा किससे होने वाला है। टेक्स्ट, बाज लोग जो है टेक्स्ट पढ़ने के आदी होते हैं। मेरी बात ले लो, मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि मैं प्रीफर करता हूँ टेक्स्ट को ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि अगर मैं गूगल को चीज़ करूँगा तो जो मेरे पेट का दर्द है गूगल उसी जगह पर ले जाकर मुझे लिंक पर छोड़ देगा, पूरा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही मैं टॉपिक कुछ यूट्यूब पर ढूंढूं तो वो यूट्यूबर जो है उसके व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, उसके वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए 2-3 मिनट तो शुरू में बेकार के खा लेगा, और बाद मरतबा तो पूरी वीडियो देखने के बाद मालूम होगा कि यहाँ पर वीडियो में आपको कुछ फायदे की बात नहीं मिली। होता है, नहीं हुआ आपके साथ, होगा। वीडियोस भी जो है कंटेंट में आते हैं।
उसी तरह पॉडकास्ट ने आजकल जो चलते हैं, 2 लोग बैठ जाते हैं और गुफ्तगू करते हैं, एक लंबी गुफ्तगू होती है, ये पॉडकास्ट भी जो है कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा है। उसी तरह आप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा है। और ऑडियो में ऑडियो बुक्स आजकल चल रहे हैं, कुकू एफएम का सुना होगा आपने। खैर मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे उसने स्पॉन्सर किया है, लेकिन आपने बहुत से जो है यूट्यूबर्स के उसमें कुकू एफएम के बारे में सुना होगा। तो ये भी क्या है, ऑडियो बुक है, ये भी कंटेंट मार्केटिंग है। तो चाहे ऑडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, ये तमाम चीज़ें कंटेंट राइटिंग में आती हैं। और हर एक का अलग अलग नेटवर्क होता है, हर बिजनेस का अलग अलग नेटवर्क होता है, उसकी वजह से उस हिसाब से उसको कंटेंट तैयार करना पड़ता है। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, एक दूसरा डेफिनेशन भी मैंने यहां ऐड किया था, देख लीजिए। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलिवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट to attract and retain a clear defined audience and ultimately to derive profitable customer to action। वो ये एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है जो फोकस करती है कंटेंट क्रिएशन पर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर, और कंटेंट कैसा हो, वैल्यूएबल हो, रेलिवेंट हो। आपकी टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और आप जो है बॉलीवुड के जो है हीरोओं के बारे में लिख रहे हैं या इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में लिख रहे हैं, तो भाई आपकी वेबसाइट या आपके नीश और उसके बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है। बस आप सोचे कि ये ट्रेंड चल रहा है या मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में लिखना शुरू कर दिए। भाई आपकी नीश पर टिके हुए रहो, ठीक है ना। देखो, जो हर फन मौला होता है वो किसी फन का मौला नहीं होता। और जिस वेबसाइट पर हर किस्म का कंटेंट होता है वो न्यूज़ की वेबसाइट हो सकती है, उसके अलावा कोई वेबसाइट पर हर किस्म का कंटेंट लोग पढ़ने नहीं आते, ना आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी। और तीसरी चीज नहीं, अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो पाबंदी से हो अगरचे कम हो। ये हदीस को गिरा बांध लेना, दुनिया के किसी भी मसले में ये हदीस आपकी रहनुमाई करती है कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो पाबंदी से हो अगरचे के कम हो। तो कहीं पर भी जाएं मामले में, चाहे आपके डिजिटल कैरियर में आ जाएं, दुनियावी मामलात में आ जाएं, दीनी मामलात में आ जाएं, उखरवी मामलात में आ जाएं, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो बंदा आपको हरा देगा जो कंसिस्टेंट है। खरगोश और कछुए की मिसाल मशहूर है ना, कि खरगोश को कछुए ने हरा दिया। तो एक उस्ताद ने अच्छी बात कही कि आज के ज़माने में खरगोश की तेज़ी चाहिए और कछुए की कंसिस्टेंसी चाहिए, वरना आप ये कहें कछुए की चाल चलो तो भी जीत जाओगे, आज के ज़माने में नहीं होगा। कछुए की कंसिस्टेंसी चाहिए और खरगोश की रफ्तार चाहिए, क्योंकि ज़माना तेज़ हो चुका। यू मस्ट क्रिएट कंटेंट फॉर योर टारगेट ऑडियंस, देन एंड ओनली देन द राइट पीपल पे अटेंशन टू यू। तो आपको आपकी ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस के लिहाज से कंटेंट तैयार करना है, तभी जाकर वो आपको घास देंगे यानी वैल्यू देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी का हाथ उठाए देख लेंगे। चलिए भाई, तो अब देखते हैं कंटेंट राइटिंग वर्सेस कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट राइटिंग इज प्योरली राइटिंग ऑफ कंटेंट, whereas content marketing is which type of content needs to be created, publishing the written content, promoting the written content, tracking its performance। ठीक है ना। एक बेसिक जो है कि आपने जो है कंटेंट राइटिंग क्या है, आप कंटेंट को लिख लिए, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग में क्या होगा कि भाई कौन सा कंटेंट बनाना है, टेक्सचुअल कंटेंट बनाना है, वीडियो बनाना है या ऑडियो बनाना है, ने और किस टॉपिक पर बनाना है, फिर जो कंटेंट लिखा गया है उसको पब्लिश करना है, फिर उस लिखे पब्लिश हुए हुए कंटेंट को प्रोमोट करना है फेसबुक ग्रुप्स के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, और इसी तरह जो है अगर हो सके तो जो है गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के ज़रिए। और फिर जब ये इस कंटेंट को प्रोमोट कर दिए तो उसके बाद उसके कंटेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है कि भाई किस किस्म के कंटेंट पर लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं और किस किस्म के कंटेंट पर लोग टाइम दे रहे हैं। तो आगे आप जो है नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो एसईओ पर होगी, तो उस क्लास में आप जानेंगे कि किस तरीके से जो है हम कंटेंट को ही परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं।
कंटेंट लिखोगे तो उसको ट्रैक करोगे भाई, नहीं लिखोगे तो ट्रैक कहां से करोगे, ठीक है ना। तो कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग में क्या फर्क है? कंटेंट राइटिंग क्या है, खाली आपने लिख दिया या आपने वीडियो बना दिया, कुछ भी कर दिया। उसके बाद मार्केटिंग में क्या आता है, पूरी स्ट्रैटेजी आती है कि किस किस्म का कंटेंट बनाना है, ठीक है, फिर उसको पब्लिश करना है, फिर उसको प्रोमोट करना है, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखना है, और जिस किस्म के कंटेंट को लोग जो है वैल्यू दे रहे हैं उस किस्म का कंटेंट फिर आगे बनाना है। वाई कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट? तो ये याद है, वेल्थ इज इक्वल टू N पावर CATT। आपकी वेल्थ जो है आपके नीश के पावर CATT, कंटेंट, अटेंशन, ट्रस्ट एंड ट्रांजैक्शन। फॉर सेलिंग यू नीड एडवर्टाइजिंग। देखो भाई, किसी भी चीज को बेचने के लिए वन ऑफ द टूल्स यू यूज एडवर्टाइजिंग। फॉर एडवर्टाइजिंग यू नीड अटेंशन। अब एडवर्टाइज करना है तो जो है अटेंशन चाहिए, और अटेंशन के लिए आपको कंटेंट होना है। तो ये तमाम चीजें आपको जरूरी है ना भाई। आपको आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है, उसको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज करने के लिए लोगों की अटेंशन चाहिए, और अटेंशन के लिए कंटेंट चाहिए। आगे देखिए, बात समझ में आएगी। कंटेंट इवोल्यूशन कैसा हुआ? पास्ट में जो है, माजी में आप जानते होंगे कि कंटेंट वाज क्रिएटेड बाय न्यूज़पेपर, टीवी शोज, मैगजीन्स एंड रेडियो। आज से सोशल मीडिया के दौर से थोड़े पहले चले जाएं आप, 5-10 साल पहले का सोचें। जब आप बच्चे थे उस वक्त क्या होता था, घर में रोजाना न्यूज़पेपर आता था। आजकल PDF फाइल पढ़ लें, वरना नहीं पढ़ लें वो भी, ठीक है। दूसरी चीज, लोग जो है जिसमें वक्त अपना इस्तेमाल करते थे वो टीवी था, सीरियल्स वगैरह देखते थे। तीसरी चीज जो है मैगजीन्स पढ़ी जाती थी, और चौथी चीज जो है उससे पहले चले जाएं तो रेडियो था। तो रेडियो पे भी कंटेंट था, मैगजीन्स में भी कंटेंट था, टीवी शोज और न्यूज़पेपर में भी कंटेंट था, ठीक है। अब ये कंटेंट मौजूद था, तो मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का। चलिए, डिजिटल ने नॉर्मल मार्केटिंग का, आज से 10-12 साल पहले चले जाएं। अब मुझे मेरा इश्तिहार देना है, तो मैं कहाँ दूंगा? मेरी तो वेबसाइट नहीं थी उस जमाने में, वेबसाइट का तस्वुर नहीं था तो भी बिल्कुल जो है नाक के बराबर। तो मैं जाता था सियासत के पास, मुंसिफ के पास, डेक्कन क्रॉनिकल्स के पास, द हिंदू के पास, या टीवी शोज में जो मैचेस वगैरह आते हैं उनके पास, मैगजीन्स जो हैं उनके पास, रेडियो जो है उनके पास। क्यों? उनके पास कंटेंट है। जहाँ कंटेंट होता है लोगों की अटेंशन वहाँ होती है, और उसी जगह जाकर हमको एडवर्टाइज करना पड़ता है। दे हैव कंटेंट बट दे डिडंट हैव प्रोडक्ट्स। इन तमाम चीज़ों के साथ, अखबार है, टीवी शो से, मैगजीन से, रेडियो, उन लोग के पास कंटेंट तो था लेकिन उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं थे। देखो, जब मैं छोटा था, अखबार जो है 2.5 रुपये में सियासत आता था, 2 रुपये 8 आने। उर्दू अखबार है हैदराबाद का मशहूर, सियासत मुंसिफ 2.5 रुपये में आते थे। और मैं जो है परेशान होता था, 12 सफ़े होते थे इतने बड़े बड़े अखबार में जो होते हैं। मैं सोचता था 2.5 रुपये में तो इनका पेपर का खर्च भी नहीं निकलता होगा, ये 2.5 रुपये में कैसे दे रहे हैं। बचपन की बात कह रहा हूँ मैं, 10 क्लास 10th वगैरह तक भी सोच लें, तो उनको कहाँ से आता था? उनको जो इनकम जनरेट होती थी उनके एडवर्टाइजर्स से होती थी ना। नहीं, वो तो बाद में समझ में आया, थोड़ी अकल आने के बाद। सो कंपनीज अप्रोच देम एंड एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज क्या जाते थे, उनके पास जाते थे, भाई आपके पास जो है फ्रंट सफ़े पे हमको एडवर्टाइज देना है, आपके पास फुला कॉलम पे एडवर्टाइज देना है, और दे चार्ज मोर। नहीं, उनका चार्ज भी अच्छा करते हैं, सियासत में या अखबार में अभी भी ऐड डलाएं, वो चार्ज अच्छा करते हैं। अब क्या हो गया है, ये तो हो गई माजी की बात। अब आजकल क्या हो गया है, एवरी ब्रांड बिकम ए पब्लिशर ऑफ कंटेंट टू। जितने ब्रांड से बड़े बड़े, उनका जो है वो खुद कंटेंट भी तैयार करते हैं। आप जो भी वेबसाइट पर चले जाए, जूते की जाए, चप्पल की जाए, कहीं पर भी जाए, दे हैव देयर सेपरेट ब्लॉग। नहीं, वो ब्लॉग में क्या होता है, उनके टॉपिक के रिलेटेड वो आर्टिकल्स लिखते हैं। व्हेन यू कैन गेट अटेंशन विथ योर कंटेंट, देन यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। जब मेरे कंटेंट से मेरे पास अटेंशन आ रही है, तो मैं दूसरे कन जाकर एडवर्टाइज क्यों करूंगा? भाई मेरे पास हजारों लाखों जो है महीने के व्यूअर्स हैं, यूजर्स हैं, तो मैं दूसरे की वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइज क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। इंस्टेड एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, एडवर्टाइज द कंटेंट। तो ये ब्रांड क्या करने लगे कि ये कंटेंट को एडवर्टाइज करने लगे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की वजह। देखो भाई, ये पॉइंट अहम है, इसको ध्यान में रखना। आप देखो, मैंने अभी आपको फनल बताया था ना, ये फनल जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपका फनल है, ठीक है, माउस से ड्रॉ करें ना, थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। ये आपका टॉप ऑफ द फनल है,
ये आपका मिडिल ऑफ द फनल है, और ये नीचे वाला आपका ये टॉप है, ये मिडिल है, ये बॉटम है। ठीक है, जितना भी बाई और सेल के एड्स होते हैं, ठीक है ना, बाई और सेल के एड्स होते हैं, वो ये वाली पब्लिक को टारगेट करना होता है। बात समझो। अब देखो यहां पर पब्लिक कम है, यहां पर पब्लिक ज्यादा है, यहां पर पब्लिक कम है, तो ये कम पब्लिक है लेकिन यहां पर एडवर्टाइज करने वाले बहुत लोग हैं। सपोज आपका प्रोडक्ट है, आप जूता बेचना चाह रहे हैं और आपने एडवर्टाइज किया बाई शूज, तो आपका कंपटीशन में कौन आ जाएगा? अमेजोन आ जाएगा, फ्लिपकार्ट आ जाएगा, और भी ऐसे से बड़े बड़े जो हब्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप वो जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट जितना क्वालिटी का हो सकता है, आपका उतना क्वालिटी का नहीं हो सकता। तो आप यहां पर मार खा जाएंगे। मार खा जाएंगे क्या? सीपीसी आपका ज्यादा हो जाएगा, सीटीआर आपका कम हो जाएगा, यानी कॉस्ट पर क्लिक आपका ज्यादा हो जाएगा और कन्वर्जन रेशियो आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए अक्लमंद शख्स जो होते हैं ना, जो माहिर बिजनेस वाले होते हैं, माहिर मार्केटर्स होते हैं, वो अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करते हैं। तो जब कंटेंट को एडवर्टाइज करेंगे, शूज के बारे में आप कंटेंट लिखें, आपकी वेबसाइट शूज की है, तो यहाँ की पब्लिक आपको मिलेगी। और ये अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट करें गूगल एड्स वगैरह, तो यहाँ पर एडवर्टाइज कम करने वाले आपको कम मिलेंगे, यानी कंपटीशन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आपका कंटेंट पब्लिक पढ़ेगी। वहीं कंटेंट पढ़ने के बाद आप जो है वहां से जो है उनका यूजर आईडी वगैरह ले लिए, उनका ईमेल आईडी ले लिए, तो आपने उनको यहां पर उतार लिया। फिर आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए जो है यहां पर से लोगों को यहां उतारे, फिर यहां के बाद से आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से यहां तक आने में सामने वाले को भरोसा हो जाएगा और वो खरीद लेगा। जैसा मैंने अभी नील पटेल के बारे में बात बताई कि मैंने उनका टूल खरीदा, क्यों? 8-10 साल से मैं उनको पढ़ रहा हूं। बात समझ में आई? तो कंटेंट को एडवर्टाइज करना ज्यादा फायदेमंद होगा बमुकाबले प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के। तो हाँ, जरूरत पड़ी तो प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज करेंगे, वो उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंटेंट को एडवर्टाइज करेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा इन द बिगिनिंग। देखो होस्टिंजर से अभी ने आपने जो है वेबसाइट खरीदी है, तो देखो होस्टिंजर का खुद एक जो है बाज़ाब्ता पूरा ट्यूटोरियल्स है। होस्टिंजर की जितने जगह हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्डप्रेस के बारे में बाज़ाब्ता ट्यूटोरियल, यानी वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में तकरीबन ट्यूटोरियल्स इनके मौजूद हैं। तो क्या हो गया, ये क्यों कर रही हैं? इससे क्या फायदा? कंटेंट क्रिएशन। इससे फायदा क्या हो रहा? कंटेंट हो रहा। जब बार बार आप होस्टिंजर का ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, तो जब आपको वेबसाइट खरीदनी हो तो आप कहां जाएंगे? होस्टिंजर कहां जाएंगे। ये देखो एडोबे नहीं, उसका सीएमओ बाय एडोबे है, ये उसका ब्लॉग है, ठीक है ना। यहाँ पूरे जो है उसके कंटेंट होता है। नहीं तो जब पीडीएफ के बारे में या जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आप कुछ सर्च करोगे, तो जो है उसका ब्लॉग आएगा, और उसके ब्लॉग आने के बाद आप पढ़ते पढ़ते जो है उसको सब्सक्राइब करने के चांसेस बढ़ेंगे और उसका प्रोडक्ट खरीदने के भी चांसेस बढ़ेंगे। ये देखो इंपॉर्टेंट, यहां तक बात क्लियर है। देखिए यहां पर अब हम कंपैरिजन करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के तरीकों पर, कि पहले कैसा किया जाता था और आजकल कैसा किया जा रहा है। पहले करने में क्या नुकसान था, आजकल करने में क्या फायदा है। तो ये पहला है ग्रोइंग बिजनेस ओल्ड वे। पुराना तरीका क्या था? एक सेकंड। पुराना तरीका था कि पहले अटेंशन ग्रैब करना होता था, फिर उसके बाद पेड एड्स होते थे, उसके बाद क्या होता था? अदर मीडिया होता था, उसके बाद क्या होते थे? सेल्स होते थे, फिर अटेंशन ग्रैब करने में इन्वेस्टमेंट लगता था। बात समझो यहां पर पुराने वाले तरीके में क्या होता था कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम क्या करते थे? पेड एड्स करते थे। अखबारों का ऐड जहन में रख लें, टीवी का ऐड अदर जहन में कर। तो ये पेड एड्स हम कहां करते थे? पैसा किसको देते थे? अदर मीडिया को देते थे। ये अदर मीडिया में कौन आ गए? आपका टीवी आ गया, आपका न्यूज़पेपर आ गया, आपका रेडियो आ गया, आपका मैगजीन आ गया। तो आपने अटेंशन के लिए क्या किया? एड्स में पैसा खर्चा किया। एड्स में पैसा हम कहां खर्चा कर रहे हैं? इन लोगों को कर रहे हैं। उसके बाद ये खर्चा करने से क्या हो गया? आपको सेल्स मिला, है ना भाई। आप अखबार में ऐड डालेंगे तो आपको सेल मिलेगा ही मिलेगा, आप टीवी में ऐड डालेंगे सेल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा।
तो सेल जब होगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। फिर ये क्या किए, प्रॉफिट के बाद क्या होगा, ये लूप चलता गया। फिर आपको अटेंशन होना है तो पेड एड्स करना है, पेड एड्स करने के लिए दूसरी मीडिया पे जाना है, दूसरी मीडिया पर जाकर जो है वहां से आपको सेल आया, प्रॉफिट मिला, फिर प्रॉफिट में का एक हिस्सा आपने फिर यहां पर ये लूप में लगा दिया। तो ये पुराने तरीके में हो रहा है। पुराने तरीके में हो रहा ये था कि नो ब्रांडिंग, आपकी ब्रांडिंग नहीं हो रही थी। देखो फेसबुक वगैरह पर जो आप पोस्ट करते हैं तो वहां पर से आपको ब्रांडिंग तो होती है, लेकिन वो जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो आपके यूजर नहीं होते, फेसबुक के यूजर होते हैं। और किसी दिन चैनल बंद हो गया, पेज बंद हो गया, ब्लॉक हो गया तो जाओ। और दूसरी चीज क्या हो रही है, हाई कॉस्ट, नहीं अखबार वगैरह में ऐड करने के लिए आपको कॉस्ट हाई होगा। और तीसरी चीज क्या है, नो स्टेबिलिटी। देखो भाई अखबार में या न्यूज चैनल पे जब आप ऐड देते हैं, आपका बिजनेस की पब्लिक जो है, टारगेट पब्लिक एक है। आप जब अखबार में ऐड देंगे तो वो हैदराबाद में पूरा सर्कुलेट होगा ना। अगर सपोज हैदराबाद का अखबार है और आप चाहते हैं कि हैदराबाद का एक इलाका जो चार मीनार के अतराफ है उन्हीं को ऐड बताएं, तो अब अखबार वाला तो ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई चार मीनार के से अलग अखबार हम छापेंगे, नहीं न्यू सिटी के से अलग अखबार छापेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप जब आप अखबार में ऐड डालेंगे तो वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ओवरऑल के हिसाब से कभी आपको सेल अच्छा मिल जाएगा, कभी जो है सेल बिल्कुल नहीं मिलेगा और आपकी ब्रांडिंग भी सही से नहीं होगी। तो ये पुराना तरीका है, इसको ध्यान में रख लें। अब आ जाए नए तरीके पर। तो पहले अटेंशन होना है, नहीं कौन सी भी चीज में तो अटेंशन होना है। अटेंशन के लिए नए तरीके में क्या हो गया, ओन कंटेंट, अपना खुद का जाती कंटेंट। मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर अपना जाती कंटेंट है, मैं सोशल मीडिया को यूज करता हूं बट फॉर प्रोमोटिंग माय कंटेंट, नॉट अदर थिंग्स। तीसरा क्या हो गया, ब्रांडिंग। अब रेगुलर बेसिस पर जब आप अपना जाती कंटेंट लिखेंगे, सपोज हमारे फॉरेन एक्सचेंज के समीर भाई है, रेगुलर बेसिस पर जो है उनकी वेबसाइट पर वो जो है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डेली जो है नई नई बातें लिखेंगे, या पुरानी ही बातें नए अंदाज से लिखेंगे, या अच्छी अच्छी बातें लोगों के हाथ से लिखेंगे जिसके पढ़ने से लोगों को फायदा होगा। तो समीर फॉरेक्स समीर का एक ब्रांड बनेगा, लोगों के जहन में आएगा अरे भाई समीर भाई तो माशाल्लाह जो है इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे जो है हिंट्स दे रहे हैं कि कैसा बिजनेस को ग्रो करना, कैसा फॉरेन एक्सचेंज में जो है बाकमाल बनना। हो सकता है ये कंटेंट आपकी और टेक्सचुअल हो सकता है ये आपका वीडियो भी हो, ठीक है। तो इससे क्या हो गई, फॉरेक्स समीर की जैसा नील पटेल की इमेज मेरे जहन में बैठ गई थी, आप खींच कर भी निकालना चाहो नहीं निकलेगी क्योंकि बैठ गई है। तो मैं फॉरेक्स समीर की ब्रांडिंग हो गई, ठीक है। ब्रांडिंग होने से क्या हो गया कि जब समीर भाई अपना जो है खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे तो इनके जितने यूजर्स हैं, इनकी जितनी ऑडियंस है, वो जरूर ना वो ये सोचेंगे कि भाई बंदे ने फ्री में, मैं जैसा सोचता हूं बता रहा हूं कि भाई सामने वाले ने फ्री में इतनी नॉलेज दी है, अगर मैं उसको पैसे दूंगा लाजिमन वो अच्छी नॉलेज देगा, तो उससे क्या होगा, सेल्स मिलेगा। उन्होंने जो है क्या कर दिया कि जो है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, इंडिकेटर्स वगैरह कुछ होते हैं वो लॉन्च कर दिया और बता दिया कि ये इंडिकेटर से ये फायदा होगा, ये होगा, और उसका साथ में ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर डाल दिया। तो ट्यूटोरियल से भी बंदा आकर सेल खरीदेगा और जो है यहाँ से भी खरीदेगा, फिर उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा। वो प्रॉफिट कहाँ पर, अपने ही कंटेंट पे लगाएंगे। कई को दूसरे के घर पे जाना जब अपना घर मौजूद है नहीं। तो ये नया तरीका है बिजनेस ग्रो करने का। देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे आपकी ब्रांडिंग हो गई। कंटेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है और ट्रस्ट से ही ब्रांडिंग होती है, और ये लो कॉस्ट है, नहीं कंपेयर टू एडवर्टाइजमेंट ऑन अदर मीडिया, ये बहुत सस्ता है। तीसरी चीज है स्टेबिलिटी। आप रेगुलर बेसिस पर कंटेंट लिख रहे हैं तो आप एक का सेल भी एक स्टेबल होगा। फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं लेकिन पिछले वाले पैटर्न के मुकाबले में कम हो सकते हैं। बात समझ में आ गई, हाथ उठाएं समझ में आ गई तो मुझे भी मालूम हो कि आप जिंदा हैं। चलो भाई आगे चलेंगे, कंटेंट मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू से पर्सनल ब्रांडिंग पर आप तवज्जो नहीं देंगे, सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस अहमियत रखती है, आपकी अपनी ज़ाती वेबसाइट अहमियत रखती है,
आप हर जगह हो, ऐसा कोई गोशा ना हो जहां पर आप मौजूद ना हो। पीपल वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम पीपल। देखो लोग जो है लोगों से सुनना चाहते हैं, ब्रांड से सुनना नहीं चाहते। नहीं कि जब आप ना एडिडास से आपको मैसेज आ जाए तो उतना आप वैल्यू नहीं देंगे जितना आपको जो है कोई मोहम्मद, कोई जैद, कोई जॉन, इस किसी नाम से आपको मैसेज आ जाए। जैसा अब इलॉन मस्क है, देखो इलॉन मस्क को सामने रखो और उनकी टेस्ला और अपनी क्या स्पेसएक्स को सामने रखो, तो इलॉन मस्क का आपको अगर मैसेज आ जाए आपके इनबॉक्स में तो आप आसमान पर हो जाएंगे, समझेंगे फेक आदमी का आया। तो पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक से नहीं, पीपल टू पीपल। अब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर चला गया, जमाना है पीपल टू पीपल। तो लोग लोगों से सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ब्रांड में बोले तो देखो कोई भी लिख सकता ना, कोई कॉमन आर्टिकल हो, कोई कंपनी का मेल आए तो उसमें कोई भी लिख सकता, टॉम, डिक एंड हैरी। लेकिन किसी पर्टिकुलर बंदे के नाम से आपको मैसेज आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि वही बंदा लिख रहा है। और पर्सनल पीपल टू पीपल जो मैसेज होता है लोग पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। टेल ए कंसिस्टेंट स्टोरी। देखो आपके ब्रांड बनाने में हर एक की अपनी एक बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है, एक अपनी स्टोरी होती है। जैसा मैं आपको सुनाना शुरू किया जो है कि भाई 2018-2019 से जो है मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, मैं लिखते रहता था। मैं जब उस वक्त जो है हार्डली 300 लेटर क्रॉस करने के लिए भी मेरे को उतना कंटेंट मेरे जहन में नहीं आता था। और उसके बाद जो है मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो है अब मैं 10,000 15,000 का आर्टिकल भी लिखता हूँ। शुरू से कंसिस्टेंसी से नहीं, रेगुलर डेली नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, कंसिस्टेंसी से लिखने की वजह से आज मैं इस पोजीशन पर हूँ कि मैं बड़ा आर्टिकल भी लिख सकता हूँ। स्टैक 2 और मोर स्किल्स टू बिकम यूनिक इन योर निश। देखो जैसे कि ना हमारे समीर भाई का एग्जांपल ले लो कि उनकी एक स्किल है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, प्लस वो बन गए डिजिटल मार्केटर। ठीक है, ये 2 स्किल्स उनके पास आ गए। अब जब 2 ये स्किल्स आ जाएंगे तो ये समीर भाई हमारे बन गए DMF, डिजिटल मार्केटर फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट। DMF ई भी लगा दो, डिजिटल मार्केटर फॉरेन रिसर्च एक्सपर्ट। तो ये क्या हो गया, 2 स्किल्स उन्होंने क्लब कर दी। दोनों स्किल्स जब उन्होंने मिला दिए तो अब जो है यूनिक हो गए अपनी नीश में। फॉरेन एक्सचेंज जानने वाले बहुत से होंगे लेकिन उसमें डिजिटल मार्केटर बहुत कम होंगे, या डिजिटल मार्केटर बहुत से होंगे उसमें फॉरेन एक्सचेंज के एक्सपर्ट बहुत कम होंगे। तो कंटेंट ये क्या हो जाएगा कि एक से ज्यादा स्किल्स जब हमने मिला लिए तो हम जो है अपनी नीश में यूनिक हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो होती है, सोशल मीडिया जितने फोरम से जहां कहीं पर भी हो हम एक्टिवली वहां पर मौजूद रहें। एक दिन में का थोड़ा टाइम निकाल दें कि वहां जाऊंगा मैं। सपोज आप लिंक्डइन के लिए एक आधा घंटा 1 घंटा निकाल दिए, 1 घंटे में जो है जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी पोस्ट पढ़ना, उसमें कमेंट करने के लिए एक आधा घंटा दे दिए और आधा घंटा आपने उस वहां पर कंटेंट लिखने के लिए दे दी। तो ये चीज जरूरी है। यू आर दी प्रोडक्ट। नहीं, अब हमारा प्रोडक्ट हम ही हैं, कोई भी दूसरे नहीं है। अब हमको खुद को सेल करना है, हमको खुद को सेल करना है तो उसके लिए ब्रांड बनाना पड़ेगा। योर यूनिकनेस इज नोन बाय फीडबैक। देखो भाई हर एक की अपनी यूनिकनेस होती है, हर एक का अपना अंदाज होता है। नहीं, हर एक का अंदाज हर एक को पसंद भी नहीं आता। मेरा अंदाज किसी को पसंद आता होगा, किसी बहुत से को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन चाहने वाले तो है ना थोड़े बहुत। तो योर यूनिकनेस इज नोन बाय फीडबैक। तो आप भी पर्सनल पर फीडबैक दें, आगे लूंगा मैं रिव्यू आप लोगों से मेरे बारे में भी। तो आपकी यूनिकनेस मालूम होती है फीडबैक से। और शुरू में ही मैंने कहा था जब हमने पहला वीडियो हमारी क्लास का था कि उस वक्त मैंने बताया था कि जो बिलियनर्स मिलियनर्स होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, अपने खुद ही से जो बनते हैं वो फीडबैक लेने से नहीं शर्माते कि नेगेटिव फीडबैक आएगा तो जो है पॉजिटिव बनने का चांस होगा। राइटिंग ब्लॉगिंग विल ग्रो योर ऑडियंस। लिखते जाएंगे, ब्लॉगिंग करते जाएंगे तो आपकी ऑडियंस उससे बढ़ेगी। राइट ऑन योर नीश नॉट ऑन एवरीथिंग। देखो भाई द पर्सन हु वांट्स टू बिकम एवरीथिंग टू एवरीवन ही विल बिकम नथिंग टू नो वन। नहीं, जो हर एक को हर चीज देना चाहता है, हर एक के लिए हर चीज काम करना चाहता है, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपनी नीश से स्टिक रहें, जैसा हमारे समीर भाई हैं फॉरेन एक्सचेंज से स्टिक रहें, उसी के ऊपर कंटेंट तैयार करें। टेक्सचुअल कंटेंट बनाइए, वीडियो कंटेंट बनाइए, इन्फोग्राफिक्स इमेज बनाइए, हर किस्म का कंटेंट बनाइए
तो आपकी जो है अपनी ब्रांडिंग होगी। कंज्यूम कंटेंट एंड देन राइट। देखो भाई, यहां पर यूनिक कंटेंट बोले तो ऐसा नहीं कि आप नया कंटेंट पैदा कर दिए, ऐसा नहीं होता कि आपको अच्छा कंटेंट लिखने के लिए अच्छा कंटेंट कंज्यूम भी करना पड़ता। देखो परसों जो है मैंने 2-4 दिन पहले, गालिबन 2 दिन हो गए शायद, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने पर मैंने एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने चंद पहले से मौजूद कंटेंट्स को कंज्यूम किया। हालांकि मैंने 1 से 2-3 मरतबा ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, लेकिन जब मुझे ऑनलाइन प्रेजेंट करना था तो मैं 1-1 घंटे के वीडियोस देखा हूं, और हमारे समीर भाई ने भी किसी का वीडियो देखा तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई उनका वीडियो मुझे भेजो। मैं ये क्यों कंज्यूम करा कंटेंट, मुझे देखना था कि वो किस अंदाज से प्रेजेंट कर रहे थे, और मैंने देखा ना मेरे कंटेंट में और दूसरों के कंटेंट में लॉजिस्टिक्स जो है ई कॉमर्स का एक बुनियादी रुकन है। ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आप पार्सल देंगे कैसा, प्रोडक्ट देंगे कैसा, वही नहीं मालूम रहा, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसा, वही नहीं मालूम रहा, तो वो कैसा देंगे। तो मेरे कंटेंट में और दूसरे मैंने जिन कंटेंट को कंज्यूम करा था, लॉजिस्टिक्स वहां पर मौजूद नहीं था, मेरे पास मौजूद है। दूसरा, इंस्टा मोजो से कैसा कनेक्ट करते वो लोग नहीं बताए, मैंने बताया। यानी मैंने जिनका कंटेंट कंज्यूम किया था, नहीं मेरे से अच्छा उन लोगों का कंटेंट था, नो डाउट, आई एम अ बिगिनर, लेकिन उनका प्रेजेंट करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनकी वीडियो की क्वालिटी, उनकी वीडियो की एडिटिंग सब बहुत मेरे से बहुत गुना अच्छी थी। लेकिन अगर खाली कंटेंट को देखें तो मेरा ऐसा भी बुरा नहीं था कि जो है कि समझ में ना आए। मैं हमेशा जो है लो लेवल से जाता हूं कि बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है उसको बताने की कोशिश करता हूं। और उनका कंटेंट में क्या था, थोड़ा कि पहले से वर्डप्रेस कुछ जानते हो, उस हिसाब से उनकी टारगेट ऑडियंस थी। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। कैप्चरिंग गुड कंटेंट। देखो भाई कंटेंट लिखेंगे कैसा, यहां पर परेशानी आती है। आप लोगों को भी परेशानी यही है और मेरे बहुत से क्लाइंट्स को भी परेशानी ये है कि कंटेंट कैसा लिखेंगे। तो कंटेंट लिखने के लिए पहले आपको खुद कंज्यूम करना पड़ेगा अच्छा कंटेंट। तो कंज्यूम गुड कंटेंट, कंज्यूम गुड कंटेंट के लिए नोट टेकिंग करना पड़ेगा। राइटिंग कंटेंट स्टार्ट्स विद ए थॉट। देखो भाई आप जो है कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो शुरू होता है आपकी एक सोच से, एक आइडिया से, कि आपने सोचा अच्छा फॉरेन एक्सचेंज किसको कहते हैं, मेरे को नहीं मालूम, सही मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। अब समीर भाई का टारगेट ऑडियंस मैं हूं, ठीक है, तो अब उनको पहले लिखना पड़ेगा ना व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फिर दूसरी चीज, मैं थोड़ा मजहबी आदमी हूं, फॉरेन एक्सचेंज हलाल है क्या, सीधा मैं गूगल क्या करूंगा, इज फॉरेन एक्सचेंज हलाल और हराम। तो दूसरी चीज ये हो गई। तो आप जब अपने कस्टमर अवतार नहीं, अपने कस्टमर को पहचान लेंगे तो ये मेदना मेरा कस्टमर है, तो आपका सोचेंगे कि इसको क्या जरूरत है, तो आपको आइडिया आया कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है, यही नहीं मालूम, तो चलो उस पर लिखेंगे। तो ये आपके थॉट से, आपकी सोच से शुरू हो गया। देन इट बिकम्स कन्वर्सेशन। जब आपकी कोई थॉट आती है, आपके साथ कोई आपका हमख्याल बंदा होता है, तो आप उससे कन्वर्सेशन करते हो, गुफ्तगू करते हो। वो गुफ्तगू ही क्या है, आपकी कंटेंट बनते जा रहा है। द कन्वर्सेशन बिकम नोट। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, तो जो कन्वर्सेशन हुआ है, पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग बोलकर वो नोट कर लेते हैं। नहीं, ये कन्वर्सेशन के जो लुब्बे लुबाब है, पॉइंट्स हैं। द नोट बिकम ब्लॉग पोस्ट। जब आपने नोट्स बना लिए उसको ब्लॉग पोस्ट पे कर दो। अब एक से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट जो है, आपका ब्लॉग पोस्ट क्या होगा, वीडियो बन गया, वही चीज को आपने वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया। और कलेक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट क्या हो गया, आपकी बुक बन गई। द कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो है आपका एक कोर्स बन गया। कई कोर्सेस ऐसे हैं कि 10-15 वीडियो उन लोगों ने रिकॉर्ड किए, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है उन्होंने कोर्स की शक्ल में बेच दिए या फ्री में अवेलेबल दे दिए, यानी एक कोर्स बना दिया। द कलेक्शन ऑफ बुक एंड कोर्स बिल्ड ए ट्राइब अराउंड द कंटेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसिस्टेंटली बुक्स लिखते रहेंगे या कंटेंट लिखते रहेंगे या वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आपके अतराफ आपकी एक ट्राइब हो जाएगी। ये ट्राइब में वो लोग होंगे, ट्राइब पहले भी होती थी,
लेकिन ट्राइब में हर किस्म का लोग होते थे, लेकिन आपकी ये ट्राइब वो होगी जो आपकी नीश को फॉलो करने वाले होंगे। ये ट्राइब कौन सी होगी? जो आपकी नीश के रिलेटेड होंगे, यानी आप जो लिख रहे हैं उसको पसंद करने वाले। देखो मेरे फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल में फ़र्क ये है कि मेरी फेसबुक आईडी पर हर किस्म के आदमी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरी फेसबुक आईडी पर हर किस्म के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है 90% वो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। तो अब मेरी ट्राइब यूट्यूब चैनल की वो हो गई कि वो लोग हो गए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सीखना और सुनना पसंद करते हैं। तो ये एक स्ट्रांग ट्राइब होती है, उससे आपको फायदा होता है। क्रिएट द कंटेंट फॉर लॉन्ग टर्म। देखो कभी भी ना शॉर्ट टर्म के वास्ते काम नहीं करना। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स ने, मेरे ज़ाती 2 यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, 3-4 ब्लॉग्स चल रहे हैं, ठीक है। खैर मैं उतना कंसिस्टेंट आदमी नहीं हूँ, मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो वजूहत है उसकी वजह से मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ। या समझ लीजिए कि जो है कि मेरे फ्लो होकर अब नीश मेरी एक बन रही है पर्टिकुलर, कि जिस पर मैं काम कर सकूं। तो अब देखो ना, मुझसे मेरे को यूट्यूब से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, ना मेरी ब्लॉगिंग से कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह से कुछ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये सोचो कि आज से 1 साल के बाद अगर मैं ये रेगुलर ना 1 हफ्ता 10 दिन में ही वीडियो डाल रहा हूँ, ये 1 हफ्ता 10 दिन में ही वीडियो डालने के लिए आज से 1 साल के बाद जब यूट्यूब का जो कोटा होता है कि इतनी आप रीच कर लें, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट से प्रॉफिट मिलेगा, या मेरी ब्लॉगिंग में एडसेंस लगाने से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, या मैंने अपना कुछ प्रोडक्ट रख लिया है तो उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, या ये कोर्सेस ही जो है खाली मेरी वेबसाइट के थ्रू बेचने से मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म आज से 1 साल 2 साल के बाद सोचो कि मैं जो है ये मेरे पूरी पैसिव इनकम हो जाएगी, यूट्यूब से आएगी, ब्लॉगों से आएगी, 4 जगह से मुझे इनकम आएगी, और ये तमाम की चीज़ें तमाम क्या होंगी? पैसिव इनकम होगी। नहीं, मैं जितना टाइम अपना वेबसाइटों पर खर्च करता हूँ शायद ही कोई करते होंगे। और मेरे भाई परसों पूछ रहे थे तेरे को यूट्यूब से कितने पैसे आते? नहीं तो ये टाइम खर्च कर रहा ना। मैं बोला कुछ भी नहीं आता। फिर कहीं कर रहा, मतलब कल आते हैं इंशाल्लाह। बात समझ में? तो आपका कंटेंट जो है लॉन्ग टर्म का हो। एक तो ये बात हो गई इस सिनेरियो में, और दूसरा लॉन्ग टर्म यानी आप ऐसा कंटेंट लिखें जो एवरग्रीन हो। देखो जैसा न्यूज का कंटेंट है वो एवरग्रीन नहीं होता। आज कुछ वाकया हो गया, यानी 2-3 दिन से इंडिया हैदराबाद में दबा के बारिश हो रही थी, आपने न्यूज लिख दी, आज से 1 हफ्ते के बाद जो है धूप निकल गई तो ये बारिश की न्यूज कोई नहीं पड़ेगा। या सपोज मणिपुर का जो इवेंट हुआ है रिसेंटली, ठीक है, बड़ी हाइप चल रही, उसके ऊपर न्यूज आ रही, वो आ रही, बड़ी हाइप है, लेकिन आज से 3-4 महीने के बाद उसको जो है बहुत ही कम कोई जो है कोई रिसर्चर होगा तो वही पड़ेगा, उसके अलावा नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म कंटेंट उसको कहते हैं कि आज से 5 साल के बाद भी थोड़ी नोक पलक उसके दुरुस्त कर दें तो आपका कंटेंट वैलिड हो, उसको लॉन्ग टर्म कंटेंट कहते हैं। यू कैनॉट जज ए पर्सन फ्रॉम ए सिंगल कन्वर्सेशन। देखो भाई, आप किसको भी जो है एक कन्वर्सेशन से नहीं पहचानते, किसको भी पहली वक्त की गुफ्तगू में नहीं पहचानते सही तरीके से। उसी तरह आपका कंटेंट को जो है एक कंटेंट, ये एक आर्टिकल, एक वीडियो देखकर कोई आपको जज नहीं कर सकता। तो आपके रिपीटेड कंटेंट आने से, रिपीटेड वीडियोस आने से आपकी ट्राइब बनती है। सो बी ए क्रिएटर, इट्स ए कलेक्शन ऑफ योर कंटेंट बाय विच पीपल जज यू। तो क्रिएटर बनो, और क्रिएटर क्या है कि आपका कलेक्शन ऑफ कंटेंट है जिसकी वजह से लोग आपको जज कर सकते हैं। रीपर्पज द सेम कंटेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस। जैसा मैं पिछली स्लाइड में बताया हूं कि टेक्स्ट एक ब्लॉग पोस्ट था, कल आपने उसकी वीडियो बना दी। दूसरा ब्लॉग पोस्ट था, कल आपने उसकी वीडियो बना ली। 5-10 ब्लॉग पोस्ट थे, उसको आपने क्या कर दिया, एक ई बुक बना दी, PDF फाइल। और 5-10 वीडियोस थे, उस टॉपिक पर आपने एक छोटा कोर्स बना दिया। ये हो गया रीपर्पजिंग ऑफ कंटेंट। गेट द फीडबैक फ्रॉम द विजिटर्स। देखो भाई, बगैर बोले के कोई भी कुछ नहीं कहते। मैं आप लोगों को कहता हूं कि यू शुड एक्नॉलेज। नहीं, पिछले लास्ट क्लास में मैंने एक बात कही थी, ये हम आदत डालें फीडबैक देने की, एक्नॉलेज करने की। सामने वाले की कोई चीज़ पसंद आए तो उसको अप्रिशिएट करें, और उसमें कुछ आपको इख्तिलाफ हो तो उसके उस जितनी बात पसंद हो उसको अप्रिशिएट करें,
फिर कहें कि मैं समझता हूं कि ये बात ऐसे हो तो अच्छी होगी। फीडबैक अहम होता है और हमारी बुरी आदत ये है कि हम फीडबैक नहीं देते। कंटेंट ना लोगों का कंज्यूम करते हैं लेकिन कभी उसमें जाकर कमेंट सेक्शन पर नहीं लिखते। आप बताएं, मेरी वीडियोस आपने सुनी है, मुझे नहीं मालूम किसने सुनी है, आज पूछे हाथ उठे तो समझ गया सुनिए, वही आप वहां पर कमेंट करते तो मुझे मालूम होता था, अरे हाँ इन्होंने सुना है, इन्होंने सुना है। जो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, थैंक्स, सुपर, ये कमेंट्स जो होते हैं ये बताते हैं कि आपने सामने वाले का कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, बस सिर्फ ना कमेंट करने की, अपनी प्रेजेंस बताने के लिए एक प्रेजेंस किया। आपका कमेंट, अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाओ कि आपका कमेंट भी जो है लोग पढ़कर लोगों को फायदा हो कि आपने ये कहा, इसमें से ये बात मुझे बहुत पसंद आई, ये बात ऐसी थी, ये बात ना ऐसे ज़्यादा बेहतर होगी। ये कमेंट फीडबैक जो होता है वो लोगों को फायदेमंद होता है। देखो ऐसे लाखों लोग हैं जो यूट्यूब का वीडियो देखते हैं कमेंट पढ़कर, आप भी वैसा करते होंगे, मैं भी वैसे ही करता हूँ कि मैं वीडियो देखते वक्त बहुत सी मरतबा कमेंटों पर नज़र डालता हूँ। ईच कंटेंट शुड हैव ए कॉल टू एक्शन। आपकी जो भी पोस्ट हो, जैसे समीर भाई की वेबसाइट है, समीर भाई ने जो है पोस्टें वहां पर लिखी, तो वहां पर एक कॉल टू एक्शन बटन होना जरूरी है। कॉल टू एक्शन बटन किसे कहते हैं कि जो है कि परचेज नाउ, साइन इन नाउ, हमारे न्यूज़लेटर को साइन इन करें, ऐसे जो होते हैं ना बटन्स, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। यूज ट्रिगर्स टू इन्फ्लुएंस थ्रू आउट योर कंटेंट लाइक लाइकिंग, सोशल प्रूफ, स्केर्सिटी। देखो आपके कंटेंट में ये चीज़ें होना है, नहीं लोगों को ट्रिगर्स होते हैं कि मैंने जब मेरा सॉफ्टवेयर ख़रीदा नील पटेल का, तो ऐसे ही उनकी वेबसाइट पर गया था, मैं प्राइसिंग पर गया था, तो उन्होंने जो है लिखा कि जो है कि ये बस 24 आवर्स ही बाकी हैं ये ऑफ़र के। तो ये एक ट्रिगर था, स्केर्सिटी, नहीं ख़त्म हो जाने वाला है ऑफ़र, अभी है, आपको लाइफ टाइम डील मिलने वाली। उसके साथ सोशल प्रूफ, खैर मेरे को तो सोशल प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी लेकिन सोशल प्रूफ भी थे। नहीं तो ये चीज़ें होती हैं कि आप टेस्टिमोनियल्स रखेंगे तो लोग पढ़ते हैं। अमेज़ॉन पर जब आप प्रोडक्ट पढ़ते हैं, खरीदते हैं, तो रिव्यू पढ़ते नहीं पढ़ते, तो ये हो जाता सोशल प्रूफ। तो आपके ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना होता है। मूव पीपल डाउन दी फनल फ्रॉम टॉप टू मीडियम, मीडियम टू बॉटम, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे फनल में जो है लोगों को ऊपर से नीचे लाना है। चलिए, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो कंटेंट लिखते वक्त जो बीमारी आपको है, मुझे है, सारी दुनिया को है, वो है रेजिस्टेंस। नहीं लिखेंगे भाई, मैं अच्छे नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को लिखने ही नहीं आता। अब तक मैं 3-4 मरतबा बता दिया हूँ कि मुझे भी लिखने नहीं आता था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लास में हो लोगों है डेमो क्लास के दिन हादसा हुआ था ना, एकदम मुझे वही हादसा याद आया। ओवरकम द रेजिस्टेंस, जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करो। आपका क्या है, मैं अच्छा नहीं लिख सकता हूँ। देखो मेरे मेंटर हमेशा कहते थे कि आप सोचते हैं कि मैं लिखूंगा तो पूरे के पूरे बैड वर्ड्स निकलेंगे, यानी ख़राब अल्फाज, नहीं लोग पसंद नहीं करेंगे। तो अच्छे अल्फाज आएंगे कब, जब ख़राब अल्फाज बाहर निकल जाएंगे। आप लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो ख़राब अल्फाज खुद ब खुद ख़त्म होंगे और अच्छे अल्फाज आएंगे। तो मुझे लिखने आता नहीं भाई, लिखने से आप कमा सकोगे तो क्यों नहीं लिखते हो। मुझे वीडियो बनाने नहीं आता, बनाओ, मुझे भी नहीं आता था, मैं बना रहा हूँ, अभी भी अच्छे नहीं बन रहे हैं, बनेंगे इंशाल्लाह और अच्छे। रेजिस्टेंस में बी योर वर्जन 1। नहीं भाई मुझे लिखने नहीं आता, ये आपका वर्जन 1 है। आपके अम्मी अब्बा बोलेंगे ये क्या टाइम ख़राब कर रहा लिखने में, वीडियो बनाने में, दोस्त अहबाब बोलेंगे, वो सब जो है आपके रेजिस्टेंस से आपको रोक रहे हैं एक सक्सेसफुल आदमी बनने से। रेजिस्टेंस इन द कम इन द फॉर्म ऑफ परफेक्शनिज्म। देखो ऐसे बहुत से मेरे दोस्तों को देखा हूँ कि वो इस इंतज़ार में हैं कि जब अच्छा कैमरा आ जाएगा, अच्छा जो है वीडियो एडिटर मिल जाएगा और अच्छा जो है माइक आ जाएगा, उसके बाद ही हम वीडियो बनाएंगे। तो ये जो है ये भी रेजिस्टेंस है, आपको काम करने से रोक रहा है। बहुत से ऐसे चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ, ऐसे मेंटर्स हैं मेरे, और अब तक माजी से मैं करता आ रहा हूँ, जिनका वीडियो भी ढंग का नहीं था, जिनकी ऑडियो भी ढंग की नहीं थी, लेकिन वो ढंग के थे, यानी उनका कंटेंट ढंग का था। तो
तो परफेक्शनिज्म के इंतजार में रहेंगे तो आपकी मार्केट चले जाएगी। फिर दूसरी चीज होती है सेल्फ डाउट, मैं कर सकता हूं क्या। रेजिस्टेंस क्या फॉर्म में होता है, परफेक्शनिज्म, सेल्फ डाउट, मैं नहीं कर सकता, अरे मैं कैसे करूंगा, मेरे को आता ही नहीं, ये क्या है सेल्फ डाउट, इससे निकल जाना बाहर, मेरे को चाहता समझना, ठीक है। बनाते वक्त प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तो नहीं वर्ल्ड की बीमारी है, करेंगे अभी करेंगे, हाँ कल करेंगे, अभी हाँ 1 हफ्ता है असाइनमेंट करने को, कल कर लेंगे, हाँ फिर दूसरे दिन भी कल कर लेंगे, तीसरे दिन कल कर लेंगे, फिर हफ्ते को क्लास आ जाएगी, बोलेंगे अरे नहीं सर नहीं हो सका, बड़ा मसरूफ था। कुछ मसरूफ नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, लेकिन हम कहीं टाइम निकाल सकते हैं। देखो भाई मसरूफ हर कोई होता है। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का कौल हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि मुल साहब काम में काम होता है, जो काम में ना हो उससे कुछ नहीं होता, समझे बात, मसरूफियत में ही काम होता है। और मैं आगे बढ़कर कहता हूँ जो बेकार आदमी होता है ना, जो मतलब जॉबलेस, स्टूडेंट भी नहीं है, जॉब भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, घर में पड़ा है, सबसे ज़्यादा काम उससे ही नहीं होता, वो काम कर ही नहीं सकता। लिख कर देता हूँ, जो बेकार लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं। और क्या एडिक्शन, नहीं आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, नहीं फिल्मा देखने का, क्रिकेट देखने का, नहीं IPL आ गया पूरा जाओ सब उसमें। और डिस्ट्रैक्शन बोले तो आपका फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और भी मोहतरमाएँ वगैरह भी किसी का डिस्ट्रैक्शन होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, आपके रेजिस्टेंस है। तो हम जानना है जो चीज़ हमको आगे बढ़ने से रोक रही है उसको जो है किक आउट करके आगे बढ़ना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए डेडलाइन लगा लेना, नहीं मेरे को आज कंटेंट भेजना है। तो जो लोग सही से सीखना चाह रहे ना, मुझे नहीं मालूम कौन कितना सही से, मैं तो सबकी उम्मीद करता था, लेकिन मेरी उम्मीद पर पानी फेरा चाह रहा है। तो रोज़ाना कंटेंट लिखकर ग्रुप में लिंक डालेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं उनके कंटेंट को पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा, और उस पर फीडबैक उनको पर्सनल पर दूंगा। डेली लिखना है, आप 1 पैराग्राफ लिखें, 2 पैराग्राफ लिखें, आप 1000 वर्ड्स लिखें, इट्स अप टू यू। अपनी वेबसाइट पर लिखना है, जिनकी वेबसाइट नहीं बनी मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लिंक्डइन पर लिख कर लिंक डालें, लेकिन करें कि आप डेली कुछ ना कुछ कंटेंट लिखें। आप जो पढ़ रहे हैं उसको अपने अल्फाज में लिख दें, आप जिस चीज़ में माहिर हैं उसको अपने अल्फाज में लिख लें, डेडलाइन लगाएं। हमारे एक खलेरे भाई थे, उन्होंने एक बात कही, नहीं दिल को लगी मेरे, कि उन्होंने बोले जो है कि उर्दू पढ़ना वो सीखे या वो किसी को मशवरा दिए कि कैसा सीखना, तो तुमको जो पसंद हो उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुमको शाहरुख खान पसंद है उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो बोले, क्योंकि पढ़ने से पढ़ने की आदत होगी, जब आदत होगी हम उनको चैनलाइज कर सकते हैं। नहीं भाई ये नहीं पढ़ो, ये पढ़ो, अभी पढ़ने की आदत ही नहीं है, आदत लगाना नहीं। आप बड़ी जो है फंसी उर्दू की बुक दे दिए तो पढ़ने की बजाय वो सो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक चीज़ है डेडलाइन। तो जो लोग नहीं, मैं क्योंकि प्रेशराइज किसी को नहीं कर सकता हूँ, 4 हफ्तों में मैं देख लिया हूँ, मुझे आप प्रेशराइज कर जितना चाहे करते हैं, लेकिन मैं प्रेशराइज किसी को नहीं कर सकता हूँ। तो आप डेडलाइन लगा लें, रोज़ाना मुझे भेज दें, ग्रुप में आना ही आना चाहिए। आप जैसा भी हो, ये ना सोचो कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको कि कैसा लिखना है, कहाँ से क्या मदद लेनी है। आप लिखेंगे तो मैं बताऊंगा ना भाई, बहुत हर बात क्लास में नहीं आती। आप जब मैं जो असाइनमेंट दूंगा वो करेंगे तो वहाँ गलती दिखेगी, मुझे याद आएगा अरे ये बात बतानी है, मैं जब भी फ़ौरन ऑडियो लगाकर बता दूंगा या एक छोटी वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो ये तो खैर मैंने 2 फोटोज लगाई थी, 9 लेटर। तो अभी जो भी काम करना है डेली आप मुझे असर या मगरिब या जो भी टाइम आप आपके हिसाब से फिक्स कर लें, वो टाइम पर ग्रुप में आपकी पोस्ट की लिंक आ जाना, मैं पढ़ूंगा और मैं बताते जाऊंगा। मेरे पिछले बैच के एक शागिर्द है सोहेल, पिछले बैच के अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो जैसा यहाँ समीर भाई का नाम आ रहा, वहाँ पर इससे ज़्यादा सोहेल का आता था, ठीक है। वो बंदा रेगुलर बेसिस पर लिखता था, अभी भी लिख कर भेजता है। अभी भी मैं उसकी जो है SEO चेक करता हूँ, रैंकिंग चेक करता हूँ, उसको गाइड करता हूँ और बहुत सी चीज़ें उसको बताता हूँ, देखता हूँ। पूरा नहीं पढ़ा सरसरी नज़र से तो जाता हूँ। तो आप भी लिखें, मैं ये नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, मुझे भी मज़ा आएगा, भाई मेरा शागिर्द सीख रहा है, मैं और मदद करूँगा। परफेक्शन, कोई परफेक्ट नहीं होता भाई, अल्लाह की ज़ात के अलावा
और अंबिया के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, नो वन इज परफेक्ट। तो आप परफेक्ट के पीछे ही ना भागे, नहीं कल के मुकाबले में आज मैं अच्छा हो गया नहीं हो गया ये देखें, नहीं यू शुड बी बेटर देन यू व्हाट यू वर यस्टरडे, ठीक है ना। कंटेंट राइटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग में आखिरी में ये बात जहन में रख लें, लर्न, वर्क, ब्लॉग, कंसल्ट, मेंटर, स्टार्टअप। पर्सनल ब्रांडिंग के वीडियो में हमने इसको तफसील से देखा था, जो भी सीख रहे हैं उसको अमल में लाएं, फिर लिखें, फिर कंसल्ट करें। लिंक्डइन वगैरह पर रेगुलर पोस्ट करेंगे तो आसानी से आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा। एक लड़की थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, कि उस लड़की ने जो है डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट किया, शी इज ए डिजिटल मार्केटर। तो उन्होंने जो है डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट किया, और कहाँ किया, उस लड़की ने जो है शुरू में ट्राई किया लिंक्डइन वगैरह पर भी, तो उनको मिले फेसबुक पर, एंड शी हैज़ ए ग्रुप, नहीं प्राइवेट ग्रुप था, उसमें जो है डिजिटल मार्केटर्स को मदद करना, हर डेली या रेगुलर बेसिस पर कंटेंट लिखना, लोगों का फीडबैक लेना, उनकी जो प्रॉब्लम है जो है ऑनलाइन जो है कॉल लेकर जो है उसको सॉल्व करना, उससे जो है उनकी जो है एक बड़ी फॉलोइंग बन गई। कंसल्टेशन के बाद आता है मेंटरशिप, मेंटरशिप के बाद आता है स्टार्टअप। तो अगर आप लर्न, वर्क, ब्लॉग नहीं कर सकें तो लर्न और ब्लॉग तो करें, जो चीज़ों में वर्क आप नहीं ला सकते हैं तो लर्न सीखने के बाद ब्लॉग करेंगे, बस तो उसमें एक्सपीरियंस का टच नहीं रहेगा, और उसको अमल में लाकर लिखेंगे तो उसमें एक्सपीरियंस का टच रहेगा। तो पहले लर्न के साथ ब्लॉगिंग करना शुरू कर लें। तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, आप आपकी नीश पर लिख रहे हैं, जैसा फॉरेक्स पर अगर समीर लिख रहे हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आपके जहन में नहीं है कि मैं क्या लिखूं, तो आज आपने कंटेंट मार्केटिंग का पढ़ा है, आपने 8-10 टॉपिक्स कंटेंट मार्केटिंग में लिए हैं। हर स्लाइड के टॉपिक पर आप एक कंटेंट आराम से लिख सकते हैं, गूगल करें, कंटेंट को पढ़ें, कंज्यूम करेंगे तो आप लिख सकेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, लिखना है, और नो AI सपोर्ट। मैं AI का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मैं आपको अभी इल्म देना चाह रहा हूँ। अभी AI का सपोर्ट हम देखेंगे कि हुआ तो लास्ट के क्लासेस में एक ले लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।